तो चलिए बहस बिहार की में आज के मुद्दे पर आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। इसका मतलब है कि बिहार की सरकारी नौकरियों में केवल बिहार के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इतना ही नहीं, प्रतियोगी परीक्षा के लिए फॉर्म शुल्क माफ होगा और परीक्षा केंद्र तक आने जाने का खर्च सरकार उठाएगी। इस घोषणा ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। बीजेपी और जेडीयू जैसे दलों ने 100% डोमिसाइल के वादे पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि अगर बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करना है तो अन्य राज्य भी ऐसा कर सकते हैं। बिहार के लाखों लोग देश के अलग अलग हिस्सों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और कर्नाटक में रोजगार के लिए जाते हैं। अगर वहां भी डोमिसाइल नीति लागू हुई तो बिहारियों के लिए नौकरी के मौके सीमित हो सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने इसे राजनीतिक अपरिपक्वता करार देते हुए यह कहा है कि यह बिहार नीति बिहार के बाहर काम कर रहे 74 लाख से अधिक बिहारियों के भविष्य को खतरे में डाल सकती है। इसके अलावा तेजस्वी के इस वादे पर राजनीतिक जानकारों ने भी सवाल उठाए। उनका मानना है कि यह नीति बिहार में निवेश को हतोत्साहित कर सकती है, क्योंकि बाहरी लोग और कंपनियां बिहार में काम करने से कतराएंगी। साथ ही बीजेपी और जेडीयू ने हरियाणा से नेताओं को राज्यसभा भेजने के मुद्दे पर तंज कसा और कहा कि तेजस्वी की अपनी पार्टी में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, पहले वहां 100% डोमिसाइल नीति लागू करें। सियासत से तर हमारे भी कुछ सवाल हैं, जैसे क्या तेजस्वी का 100% डोमिसाइल का वादा सिर्फ चुनावी वादा है और वोटरों को लुभाने की कोशिश मात्र है? अगर यह सिर्फ चुनावी वादा नहीं है तो फिर देश के दूसरे राज्यों में रह रहे बिहार के लोगों का क्या होगा? अगर सभी राज्य 100% डोमिसाइल लागू कर देंगे तो फिर 74 लाख से ज्यादा प्रवासी बिहारियों का क्या होगा? क्या तेजस्वी का बयान बिहारियों को देश के अन्य हिस्सों में अलग थलग कर देगा? क्या 100% डोमिसाइल नीति बिहार की बेरोजगारी और पलायन की समस्या का समाधान करेगी या यह देश में एक नई क्षेत्रीय सियासत को जन्म देगी? आज की बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 100% डोमिसाइल कानून लाएंगे। बिहार में चुनाव होना है और उससे पहले दावों और वादों का सिलसिला तेज हो गया है। हर वर्ग से, हर समाज से वादे किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक वादा तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं से किया। 14 जून को पाल समाज के सम्मेलन से तेजस्वी ने घोषणा की कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो वो 100% डोमिसाइल लागू कर देंगे। लेकिन इस बार 100% डोमिसाइल कानून लाएंगे ताकि बाहर का लोग यहाँ ना नौकरी करे, बिहार के लोग बिहार में पूरा नौकरी पर उन्हीं का हक बने, इसलिए डोमिसाइल हम लोग लाएंगे। तेजस्वी ने यह भी वादा किया है कि वो परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए लगने वाली फीस माफ कर देंगे और अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आने जाने का किराया भी देंगे। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू ने तंज कसा और कहा कि अगर बिहार के लोगों की इतनी चिंता है तो तेजस्वी पहले अपनी पार्टी में डोमिसाइल लागू करें। अगर सचमुच बिहार में डोमिसाइल नीति का उदाहरण तेजस्वी जी प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हरियाणा से आए लोगों को राज्यसभा क्यों भेजा जा रहा है? उनकी पार्टी के अंदर डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं उनके कार्यकर्ताओं को राज्यसभा जाने का मौका मिल पा रहा है? तेजस्वी यादव जी को पहले यहां स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। तो बीजेपी ने कहा कि पहले तेजस्वी बताएं कि क्या उन्होंने अपनी कलम से एक भी नौकरी दी है। वो नौकरी की बात करते हैं ना, एक नौकरी बता दे तेजस्वी जो उन्होंने अपनी कलम से दिया हो। विपक्ष में रह के घोषणा करना आसान है, क्योंकि तेजस्वी को पता है कि वो सरकार में कभी नहीं आने वाले हैं। इधर कांग्रेस ने भी ये दावा कर दिया है कि चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार, रोजगार उनकी प्राथमिकता रही है। देखिए, नौकरी देना हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है। पहले भी जब हमारी सरकार थी हमने नौकरियां दी और आज भी लोग पेंशन उठा रहे हैं। केंद्र में हमारी सरकार रही, हमने लगातार लोगों को नौकरियां दी और आगे भी हमारी सरकार जब रहेगी हम नौकरियों को प्राथमिकता। राजनीतिक मामलों पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे ने तेजस्वी के बयान को संविधान की भावना के खिलाफ बताया और साथ ही उनके 17 महीने के कार्यकाल में किए गए फैसले की भी याद दिलाई। तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब डोमिसाइल नीति विज्ञापन करके वापस लिया गया।
उसमें कहाँ इन्होंने विरोध किया था। आज सरकार 17 महीना बनाम 17 साल की बात करते हैं, तो डोमिसाइल नीति तो इनके रहते समाप्त हुआ, उसमें भी तो श्रेय लेना चाहिए कि भाई डोमिसाइल नीति हमने समाप्त किया था। भारत का संविधान हमें इस बात की आजादी देता है कि हम भारत के किसी भी कोने में रहें और नौकरी रोजगार करें। बिहार की बात की जाए तो दूसरे प्रदेशों में रहने वाले प्रवासियों में बिहार के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगर इन राज्यों में भी डोमिसाइल लागू कर दिया जाए तो उसका असर बिहार पर क्या होगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, तेजस्वी का 100% डोमिसाइल क्या सिर्फ चुनावी वादा है? बिहार में 100% डोमिसाइल संभव है क्या? क्या 100% डोमिसाइल संविधान का उल्लंघन नहीं है? तेजस्वी की घोषणा का राजनीतिक प्रभाव क्या होगा? क्या बेरोजगारी का एकमात्र हल 100% डोमिसाइल है? 100% डोमिसाइल का प्रवासी बिहारियों पर कितना असर होगा? तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन और कांग्रेस प्रवक्ता आजमी बारी जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एओआर राकेश कुमार सिंह भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन जी आपसे है। तेजस्वी यादव ने 100% डोमिसाइल लागू करने का वादा किया है, क्या यह सिर्फ चुनावी वादा है या फिर वाकई आपकी ये नियत भी है? देखिए संतोष जी, चुनावी वादा जो है यह भाजपा करती है, बाद में उसे जुमला करार देती है, और भाजपा के साथ जनता दल यू है वह यह सब करती है। तेजस्वी जी जो वादा करते हैं उसे पूरा करने की क्षमता रखते हैं। कोई भी वादा करते हैं तो पूरे कैलकुलेशन के साथ करते हैं। आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव के समय जब आदरणीय तेजस्वी जी ने वादा किया था कि मेरी सरकार बनी तो मैं 10 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा। नौकरी मिला 17 महीने के उप मुख्यमंत्री काल में। उन्होंने वादा किया था कि यदि मेरी सरकार बनी तो जो संविदा कर्मी है उनके मानदेय में वृद्धि होगी। वृद्धि हुआ 17 महीने के कार्यकाल में। उन्होंने वादा किया था कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको मैं राजकर्मी का दर्जा दूंगा। तो वह 17 महीने के कार्यकाल में हुआ। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, लेकिन आप एक चीज भूल गए, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान महागठबंधन सरकार में ही ये डोमिसाइल नीति हटी भी थी। बिल्कुल हम उसको भी तब आपने हटा दी, अब आप इसको 100% लागू करेंगे। मैं उसको स्पष्ट कर देता हूं संतोष जी, मैं उसको स्पष्ट कर देता हूं। मैं एक और बात कहकर, आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में जब आदरणीय तेजस्वी जी बात बोल रहे थे, यही आदरणीय नीतीश जी कहने वाले थे कहां से पैसा लाएगा, बाप के यहाँ से, होटवार से। लालू जी उस समय होटवार जेल में थे। यह जो ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में है, कोई मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं। आपने कहा डोमिसाइल हटाया उस समय, निश्चित रूप से उस समय हटा, लेकिन उस समय धोखा दिया गया। तेजस्वी जी के साथ धोखेबाजी हुई जो आप, इसीलिए विधानसभा में जो तत्कालीन उस समय जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो फाइल रखिए हाउस के सामने में, फाइल रखिए कि किस ढंग से धोखा दिया गया और डोमिसाइल, क्योंकि इन लोगों की मंशा ही थी कि किसी भी हाल में धोखा दिया गया था। नहीं, धोखा यह दिया गया, देखिए पहली बार 8 नवंबर 2022 को शिक्षक नियुक्ति की नियमावली कैबिनेट में आने वाली थी। अच्छी तरह से हमको याद है 8 नवंबर 2022 सारा चीज रेडी हो गया था, केवल उसको जो है सो कैबिनेट के बीच में लाना था। ऐन वक्त पर जो है सो उसको जो है सो रोक दिया गया क्योंकि मंशा नहीं थी। फिर उसके बाद में फरवरी 2023 में कैबिनेट में वहां आने वाला था और चंद्रशेखर जी ने अपने क्षेत्र में किसी यूट्यूबर को बोल दिया, उन्होंने यहाँ साहब मैंने फाइल पर दस्तखत करके आगे चला आया है, वह जो है कल जो कैबिनेट होगा उसमें वह एक चीज समझाइएगा चित्तरंजन जी, जो कुछ अच्छे काम हुए उन 17 महीने में वो सब तेजस्वी यादव की कलम से हुए, और जो कुछ भी सवालों के घेरे में आ जा रहा है वो सब नीतीश कुमार ने किया। अच्छा आप यह बताइए, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, अब उप मुख्यमंत्री सुन लीजिए तेजस्वी यादव थे, या इसका उलट था? संतोष जी 20 साल से इनकी सरकार है, भाजपा जनता दल की सरकार है। 17 महीने में ही सारी बातें क्यों हुई, मैं यह जानना चाहता हूं। 17 महीने के पहले क्यों नहीं हुआ,
17 महीने के बाद क्यों नहीं हुआ? 17 महीने के कार्यकाल में TR1 हुआ, TR2 हुआ, विज्ञापन निकला, उसके बाद परीक्षा और उसके बाद हुआ, TR3 और TR4 भूल गए आप? नहीं, सुन लीजिए संतोष जी। और TR3 जो हुआ, जो फरवरी में, जब फरवरी में सरकार बदल गई, भाजपा के साथ चले गए, उसके बाद जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, 1.5 साल होने वाले हैं, अभी तक जो है सो कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको जो है विद्यालय अलॉट नहीं हुआ है अभी तक। आप एक तरफ 17 महीने डोमिसाइल पर आते हैं, मामला बहुत बड़ा हो जाएगा डोमिसाइल पे, चूंकि मेरे पास बहुत सवाल है और आज समय थोड़ा सा शॉर्ट भी हो गया है। इस समय बाहरी लोगों को बिहार की सरकारी नौकरियों में कितने फीसदी जगह मिल रही है? देखिए, उस समय जब इस समय गया, नहीं, मैं बता रहा हूं, जब 17 महीने की बात आप करते हैं, उस समय डोमिसाइल जब धोखा देकर लागू कर दिया गया, उसमें कहीं शिक्षा मंत्री का दस्तखत नहीं है। आपको याद होगा कि शिक्षा मंत्री के साथ किस ढंग से मिसबिहेव किया गया, वो भी बर्दाश्त किया गया। आपको याद होगा कि शिक्षा मंत्री को विभाग से हटा दिया गया, विभाग बदल दिया गया, वो भी बर्दाश्त कर लिया गया, इसलिए कि बिहार के नौजवान वर्षों से नौकरी के लिए सड़कों पर जो है धूल फांक रहे थे, लाठियां खा रहे थे, पानी के बौछारे उन पर ठंड के दिन में उनका टेंट उखाड़ा जा रहा था। और इसलिए यह था कि पहले यह जो बैरिकेड लगा हुआ है बहाली रोकने का, इसको तोड़ा जाए। पहला यह था कि नौकरी नहीं जो दी रही है सरकार, केवल संविदा पर चल रही है, तो कम से कम जो है सो बहाली की प्रक्रिया शुरू हो। इसीलिए सारे चीज बर्दाश्त किए गए और बार बार अरंगा लगाया जाता रहा। उस समय जब विरोध हुआ, कहा गया कि मात्र 10% आरक्षण बाहरी दूसरे राज्य के लड़के आएंगे, लेकिन बाद में जब रिजल्ट सामने आया, हम लोगों को आश्चर्य हुआ देखकर कि अरे यह क्या हो गया, यह हो क्या गया। यह बीपीएससी का चेयरमैन और जो शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव, ये लोग मिलकर बड़ा कमाल है चित्ररंजन जी, आप सरकार में थे और आप इतने सीधे भी बने रहे और जितनी भी खामियां हो गई वो सब सरकार और नीतीश कुमार और जेडीयू करती रही और आपको कुछ खबर भी नहीं लगी। खैर, अभिषेक झा भी है। एक लाइन में जवाब दे देता हूं। अगर मैं उस समय सरकार से हटता तो सीधे ये लोग आरोप लगाते कि यह जो केवल चुनावी वादा था, इनकी मंशा नहीं थी कि जो नौजवानों को नौकरी मिले, यह आरोप लगाने का इनको मौका मिलता। ठीक है दोहरा अभिषेक जी, बिहार से बाहर तकरीबन 75 लाख बिहार के लोग रहते हैं। डोमिसाइल 100% लागू करने का क्या प्रभाव उन पर पड़ सकता है? और अगर बाहर के राज्यों ने भी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन्होंने भी अगर यही सेम जो बिहार में इस समय राजनीति हो रही है, इसी जूते में पैर डाल लिए, तो फिर कैसे देश चलेगा? देश चले ना चले, बिहार चले ना चले, इस बात से तेजस्वी जी या उनकी पार्टी को क्या मतलब है? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो सोच कर बोलते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बोल कर सोचते हैं, और उससे भी आगे कुछ लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, और उसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आते हैं। हास्यास्पद लगता है जब चुनाव नजदीक आता है, तब तेजस्वी जी या उनकी पार्टी को लगता है कि यह मामला हमारे हाथ से निकल रहा है, तो चलो कुछ ऐसा लंबा वादा कर दिया जाए, दावा कर दिया जाए कि कहीं झांसे में आकर कुछ लोगों ने हमको वोट ही दे दिया तो इसका फायदा तो हमें मिल जाएगा। लॉटरी के नाम पर भी जब कुछ लोगों से ठगी की जाती है ना, तो यही उम्मीद लगाते हैं ठगने वाले लोग कि हम इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, कुछ तो लोग झांसे में चले आएंगे। तेजस्वी जी कभी किसी गाइडलाइन के हिसाब से कुछ भी नहीं बोलते हैं। देखिए, डोमिसाइल 100% लागू करना नहीं करना बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है ना। आपने देखा है कि कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें डोमिसाइल नीति की बात हुई और फिर मामला न्यायालय में लंबित हो गया। तब यही तेजस्वी यादव जी और विपक्ष के लोग आएंगे और हम पर आरोप लगाएंगे कि सरकार ने जानबूझकर ऐसा हरियाणा इसका उदाहरण है, ताजा मामला हमारे हाथ से निकल जाए। आप मेरा बयान भी चला रहे हैं तो मैं सुबह से लगातार एक ही चीज पूछ रहा हूं, सुन लीजिए ना। बहुत सारे इसके उदाहरण है और मैंने एकदम साफ तौर पर कहा कि जो भी लोग कोई एडवाइस देते हैं पहले उसका अनुसरण करना चाहिए। भाई, तेजस्वी यादव जी से पूछा जाना चाहिए कि अगर वो डोमिसाइल नीति की बात करते हैं तो उनकी पार्टी में 100% डोमिसाइल लागू क्यों नहीं होता है। भाई, पार्टी है बिहार की, लेकिन बिहार से राज्यसभा कभी प्रेमचंद गुप्ता जी चले जाएंगे, कभी संजय यादव चले जाएंगे,
दोनों का ताल्लुक किस स्टेट से है आपको अच्छे से मालूम है। तो क्या उस वक्त इनके कार्यकर्ताओं की हकमारी नहीं हो रही है? तो जो पार्टी अपने अंदर डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर सकती है, वो हमको एडवाइस देने चली है। देखिए, हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है कि हम सरकारी नौकरी में सबकी सहभागिता चाहते हैं कि बिहार के नौजवानों को मौका मिले। हम नहीं चाहते हैं कि कानूनी पछड़े में चीजें फंसी हुई रहें और लंबे समय तक लोगों को इसका लाभ ही नहीं मिल पाए। और तेजस्वी जी चाहते हैं कि कुछ ऐसा शिगुफा दो कि उसका कुछ राजनीतिक लाभ मिल सके। इसीलिए अब तो तेजस्वी जी के इस चेहरे को जनता जान चुकी है पिछले चुनाव से ही, और जनता या बिहार के नौजवान उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। हर कोई इनकी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझता है। तेजस्वी जी इस तरह से राजनीतिक गाल बजाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी उनको एक ही एडवाइस है कि कृपया तेजस्वी जी अपनी पार्टी में 100% डोमिसाइल नीति को पहले लागू करें, ठीक है, फिर बिहार की सरकार को हमें कोई एडवाइस दी। चितरंजन जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूँ। जी संतोष जी, अभिषेक जी बहुत ही विद्वान साथी हैं, छोटे भाई हैं, मजबूरी उनकी समझिए। जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उसी पार्टी के नेता आदरणीय, उनका तो सवाल ये है कि आरजेडी में 100% डोमिसाइल क्यों नहीं है लागू? नहीं सुन लीजिए ना, वही कह रहे हैं कि जिस पार्टी के वे प्रतिनिधि यहाँ कर रहे हैं उसी पार्टी ने जॉर्ज फर्नांडिस साहब को राज्यसभा में भेजा था, लोकसभा में भेजा था, उसका जवाब नहीं देंगे। शरद जी चले गए, शरद जी को इसने यहाँ से लोकसभा में भेजा था, उन्हीं की पार्टी ने भेजा था। तो यह केवल तेजस्वी जी पर जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे सर, आप डोमिसाइल 100% डोमिसाइल की बात आप कर रहे हैं ना, वो थोड़ी कर रहे हैं 100% डोमिसाइल की बात। वो पूछेंगे ना फिर कि हरियाणा के लोगों को आप राज्यसभा भेज देंगे, वहां आपके दिमाग में नहीं आएगा कि एक बिहारी को वहां पर मौका मिल सकता था। राज्यसभा नहीं, आप राज्यसभा से जो बिहार के नौकरी को आप तुलना कर रहे हैं। राज्यसभा जाने का सपना कितने लोगों का होता है सर? कितने लोग पहुंच गए राज्यसभा? आप नौकरी से राज्यसभा की तुलना कर रहे हैं? अरे मैं इसको उलट के ऐसे भी पूछ सकता था, ठीक है? राज्यसभा का इंतजाम बताइए ना, क्यों आप तुलना कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आप बगल में उत्तर प्रदेश में देख लीजिए डोमिसाइल लागू है कि नहीं लागू है, झारखंड में देख लीजिए लागू है कि नहीं लागू है। सर मेरे पास बाकी भी मेहमान है, मैं जरा उनके पास हुआ हूं, फिर आता हूं आपके पास, और एक बार स्टूडियो की आवाज को जरा बढ़ा दिया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता आजमी साहब, बड़ा सीधा सा सवाल है, 100% डोमिसाइल नीति लागू करने का जो जुमला फेंका गया है तेजस्वी यादव का, क्योंकि लागू नहीं हुई है इसलिए जुमला बोल रहा हूं इस समय। जुमला भाजपा करती है, आप उसके साथ हैं या आपकी अलग राय है उससे? कर रहे हैं तो इतना सेंसिटिव इशू है, इतने सेंसिटिव इशू को हमारे जेडीयू के प्रवक्ता ने इतना हल्के से लेके रख दिया। यहाँ कितने लड़कों के पूरे बिहार का भविष्य का सवाल है कि बिहार का आगे आने वाला फ्यूचर किस तरह जाएगा, कहाँ पर लड़के एडजस्ट करेंगे, किस तरह नौकरियां मिलेंगी, इस पर सवाल था। तो कहाँ छोटी बातें को लेकर चला गया, राज्यसभा से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। अपनी पार्टी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा ना, आप पक्ष में हैं विपक्ष में, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा आपसे। 100% डोमिसाइल नीति लागू करने के आप पक्ष में हैं? नहीं, ये बहुत ही सेंसिटिव, इसको इतने हल्के ढंग से अगर हम लोग बोल रहे हैं, हमको कोई जेडीयू के प्रवक्ता जो चाहिएगा, हम लोग राष्ट्रीय पार्टी जैसे चाहिएगा हल्के ढंग से हम बोल के निकल जाए कि हम पक्ष में और विपक्ष में। पक्ष में रहने पर भी क्या इसके क्या पॉजिटिव रिएक्शन हो सकते हैं, पॉजिटिव मेरे पर विपक्ष में रहने में क्या पॉजिटिव रिएक्शन होते हैं। ये सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव इशू को इस तरह से हल्के ढंग से ला करके राज्यसभा से कौन गया नहीं गया, राज्यसभा से एक आदमी जाता है उसका फ्यूचर होता है, राज्यसभा के ना जाना ना जाना ये एक अलग इशू है, राजनीतिक इशू है, किस सरकमस्टांसेस में किसको भेजा गया नहीं भेजा गया। और यहाँ लाखों लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, लाखों लाख बच्चों के भविष्य को आप जोड़ दीजिएगा। एक आदमी से आपको भेज दिया होता सब तो आप बिहार की बेहतरी के लिए काम कर पाते। एक ऐसा आदमी जो हरियाणा से भेजा गया है वो बिहार के लोगों के लिए क्या काम करेगा बेहतरी के लिए? एक आदमी के लिए आप लाखों लाख नौजवानों के भविष्य पर जो सर आप जाते, चितरंजन गगन जी जाते, कम से कम बिहार के लोगों को समझने वाली, वहां की ज्योग्राफी को समझने वाली, वहां की समस्याओं को समझने वाली वो जाते तो कम से कम अपना पक्ष रख पाते। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है, राज्यसभा से कौन गया कौन नहीं गया इसके बारे में इतिहास का पन्ना उल्टे का समझना होगा। चितरंजन जी मैं आपके पास आऊंगा प्लीज। आप जब तक बोले थे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया था। एक बार आजमी साहब आपके गठबंधन के नेता हैं, उनको सुन ले, उसके बाद मेरे भी उनसे कुछ सवाल है, उसके बाद मैं आता हूं। एक बात, अरे अभी आपने जो गोंजी का झारखंड से भेजा है तो आप इस पर चर्चे को उल्टा लाने की क्या जरूरत है? सर वो 100% डोमिसाइल के पक्ष में नहीं है,
आप पक्ष में आप डोमिसाइल का जहां सवाल आता होता है वो बहुत ही सेंसिटिव इशू है। हाँ सर, मैं उसी पर आपकी राय चाहता हूँ। हाँ तो बता रहे सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए, सेंसिटिव इशू है तो सर्वदलीय बैठक में जाके फिर गहन चिंतन करना चाहिए कि आज डोमिसाइल सर्टिफिकेट डोमिसाइल लाने के बाद इसके क्या परिणाम होंगे, पॉजिटिव निगेटिव आ जाएंगे। खाली चैनल पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें बोलते रहे कि फला राज्यसभा गया फला नहीं गया और अपने पार्टी से राज्यसभा किसको भेजे। सर आप ये चितरंजन गगन जी से पूछिए ना कि तेजस्वी यादव ने सर्वदलीय बैठक के बगैर इस तरह का फैसला क्यों ले लिया और उसको फिर चुनावी सभा में उसका इस्तेमाल भी कर लिया। क्या नहीं, ये हम लोग वादा है पक्का इरादा। बताइए, वो तो वादा बता रहे हैं ना। ठीक है, वादा है तो उनका करना चाहिए। तो वो अगर आप पक्ष में है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? वो आपने जो हालात हैं उसके हालात के हिसाब से उसको ऑफिसरी करना चाहते हैं तो स्वागत योग है, अपना करें। लेकिन ये इशू कांग्रेस का स्टैंड क्या है सर? आप उनके जूते में पैर डालेंगे या आपका जूता अलग है? मैं इतना समझना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ये अपना फैसला करेगी। किसी के जूते में पैर डालने और न डालने का क्या सवाल पैदा होता है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो फैसला करेगी कि उसके क्या परिणाम होंगे। इतने हल्के ढंग से हम लोग डोमिसाइल तो नहीं देते हैं, ये गंभीर इशू है और गंभीरता को उसको किसी गंभीरता को समझने की जरूरत है। सर बिहार झारखंड के सबसे प्रसिद्ध चैनल पर बैठकर आप को डिबेट के लिए मैंने बुलाया है, उसको भी आप हल्का इशू बता रहे हैं। ये हम हल्की फुल्की बात कर रहे हैं सर। आप नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं संतोषित कर रहे हैं। कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। आप उठाए हैं, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अभी लेकिन 5% लोगों को 5% बाहरी लोगों को रोजगार का मौका मिलता है बिहार में सरकारी नौकरियों में। 95% बिहार के ही लोग सरकारी नौकरियों में उसका फायदा उठा सकते हैं। यही इस समय नीति है। अगर वो 5% हटा भी देंगे तो कौन सा भला हो जाएगा बिहार का और कौन सा नुकसान हो जाएगा बाहरियों का। लेकिन जो एक मैसेज जाएगा बाहर वो कितना गंदा जाएगा। जी निश्चित रूप से संतोष जी, आपने तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी को आईना दिखाने का काम किया है। उनसे जो आपने प्रश्न पूछने का काम किया, अरे हमारा संविधान का राइट टू वर्क क्या कहता है। अरे चितरंजन जी सुन लीजिए ना, चितरंजन जी सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। हमारा संविधान का राइट टू वर्क क्या कहता है। हमारा संविधान का राइट टू वर्क स्पष्ट कहता है कि देश के किसी भी राज्य में किसी भी युवाओं को किसी भी अन्य राज्यों में नौकरी लेने का और रोजगार करने का अधिकार है। जस्टिस इंदिरा वर्मा और जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने क्या अपनी पीठ में खंडपीठ में क्या जवाब देने का काम किया था। देश का हर नागरिक किसी भी राज्य में जाकर के सरकारी नौकरियों को प्राप्त कर सकता है, वहां रोजगार कर सकता है। इसके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो हर गंभीर विषय को चुनावी चश्मे से देखने का काम करते हैं। वे तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। अरे सुनिए ना चितरंजन जी, उनका तो यह बयान डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी का बयान अपरिपक्व और छात्रों के भविष्य को बिगाड़ने वाला है। वे छात्रों को भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। क्या वह संविधान के राइट टू वर्क को नहीं जानते हैं? क्या वह जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम की खंडपीठ की जो रिपोर्ट आई थी, जो उन्होंने जो पीठ ने कहा था, उसके रिपोर्ट को उन्होंने नहीं देखने का काम किया है। तो देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी हर विषय को राजनीतिक चश्मे से देखने का काम करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ 2020 में जब वे बिहार विधानसभा झूठ बोल रहे हैं, अगर अपनी बात को रख रहा है, जब आप अपनी बात को रख रहे थे उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया ना, उन्होंने सही गलत को जज नहीं किया। ये सही गलत जज करने के लिए दर्शक हैं। पीयूष जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता युवराज तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रस्तावना में क्या रखने का काम किया था संतोष जी? 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रस्तावना में राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी प्रस्तावना में क्या रखने का काम किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। जब 2022 में नीतीश जी के साथ उन्होंने गठबंधन करने का काम किया तो डोमिसाइल नीति पर क्यों नहीं कुछ बोलने का काम किया? हमारी सरकार तो 2020 में शिक्षक टीआर 1 की नीति में डोमिसाइल नीति को लागू करने का काम किया था। तो आप केवल चुनावी मुद्दे को लेकर के जनता को भ्रम में डालने का काम करते हैं। जो कहीं से भी चितरंजन जी सुन लीजिए, सुनने का साहस रखिए, सच्चाई कड़वा होता है। देखिए मेरे पास बिहार के युवाओं को भ्रम में डालने का काम करें। बिहार के युवा प्रतिभावान है,
एक तरफ अपनी बात को जल्दी से रखेंगे, मैं राकेश जी के पास बिहार में जाऊंगा। निवेश की बात करते हैं और दूसरी तरफ बिहार के बाहर के लोगों को रोजगार देने में डोमिसाइल नीति की बात करते हैं। ये दोहरे चरित्र ठीक कहां है। से चलेंगे? ये दोहरे चरित्र नहीं सभी चलने मेहमानों की वाले। आवाज अब नीचे। आप बिहार के लोगों राकेश जी को स्क्रीन पर लेकर आए। आप बिहार के लोगों को AOR सुप्रीम कोर्ट है ये। आप राकेश जी, मैं बड़ा सीधा सा समझना चाह रहा हूं, 100% डोमिसाइल नीति लागू की जा सकती है क्या बिहार में, और लागू की जा सकती है तो इसका असर क्या क्या होगा? हालांकि जो अनुच्छेद 16B है संविधान का, वो इसकी इजाजत नहीं देता है। जी देखिए, अनुच्छेद 16 जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि आप किसी स्थान, जन्म स्थान के इसमें भेदभाव नहीं कर सकते किसी से जी। क्योंकि हम, और अनुच्छेद 16 ही नहीं है, अनुच्छेद 14 देखिए आप, वो क्या कहता है? उसमें समानता का अधिकार है। ठीक है, हम तो एक ऐसा नहीं है, ये जो देश है ये क्वासी फेडरल, क्वासी यूनिटरी है। अब इसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते, ये बड़ा क्लियर है। इवन आप वो छोड़िए, आप अनुच्छेद 19 को देखिए। अनुच्छेद 19 1D और E क्या कहता है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बच सकते हैं, हमें स्वतंत्रता है घूमने फिरने हर चीज की। अगर आप इस तरह से डोमिसाइल 100% डोमिसाइल की बात होगी, और ये संभव नहीं है। ये आप ले आएंगे तो ये क्या है, ये लीगल पचड़े में फंस जाएगा। अब आए दिन देख रहे, अभी आपने देखा हरियाणा का एक है तन्वी बहल वर्सेस श्रेया गोयल वाले केस है ना, वो भी इसी तरह से। तो ये अक्सर क्या होता है कि राज्य में लोग इसको इस तरह से उठा देते हैं चुनाव के समय में। भाई अगर ये बहुत ज्यादा सीरियस है आप पहले ले आते। और मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बताता हूं, मैं भी बिहार का ही हूं। तो पूरे राष्ट्रीय बेरोजगारी दर है वो कितना है? वो है 3.2, और आपके बिहार का बेरोजगारी दर है 3.9। ठीक है, और अगर आप ऐसा होते कि आप में ताकत होती कि आप पूरे देश में आप खुद ही बेरोजगारी खत्म कर दें, आप वो तो है नहीं। अब इससे क्या होगी? इससे दुर्दशा बाहर जाने वाले लोगों की बढ़ेगी। ठीक है, अब वो दूसरे राज्य हमसे भेदभाव करेंगे। ऑलरेडी भेदभाव होता रहा है, आप जानते हैं। इवन प्राइवेट जॉब करने के लिए जो जाते हैं उनके साथ भेदभाव होता है, उनके साथ बदतमीजियां होती हैं, उनको कहा जाता है कि अपने राज्य में जाओ। हमारा राज्य तो कुछ दे नहीं पा रहा है, उल्टा हमारी मुसीबतें बढ़ाएगा। और ये आज का नहीं है। इसमें इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक जजमेंट है बड़ा फेमस, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आप इस तरह से भेदभाव नहीं कर सकते। पूरा जैसे वो अब ये इन्होंने पता नहीं कहां से, इनके कौन लीगल एडवाइजर है, इन्होंने और भी कर दिया कि 100% डोमिसाइल ले आएंगे। 100% डोमिसाइल संभव है? नहीं संभव है। 100% डोमिसाइल संभव नहीं है। और राज्यसभा की बड़ी बात हो रही थी, लोग कह रहे थे राज्यसभा में बाहर से आ रहे। ये आपको राज्यसभा की भी कहानी बताता हूँ। इसमें भी इसको चैलेंज किया गया था कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2006 में। ठीक है भाई, ये जो है जो राज्यसभा में वहीं से जाएंगे जहां के वो डोमिसाइल, उसमें भी उन्होंने ये कहा था, स्पष्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्यसभा चुनाव के लिए डोमिसाइल को हटाना ये जो है संवैधानिक है, ये अनसंवैधानिक नहीं है। क्योंकि भाई आप जहां के वहीं से, तो आप ये समझिए कि राज्यसभा जा सकते हैं तो क्या नौकरियां दूसरे राज्य में नहीं ले सकते? और ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा बिहार के बच्चों के लिए। ये भावनात्मक मुद्दा है, लोग उठा रहे हैं, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम बहुत ही खराब होने वाला है। ठीक है चित्रंजन जी, अब ये बताइएगा कि बिहार और बाकी स्टेट के बीच में आप LOC क्यों खींचना चाह रहे हैं? नहीं संतोष जी, पहली बात जो मैंने कहा कि केवल बिहार में उठ रहा है ऐसी बात तो नहीं है। भाजपा शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू 100% लागू है, एकदम लागू है। डोमिसाइल नीति हाँ जी हाँ लागू है, पता लगा लीजिए। दूसरी बात सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सरकारी नौकरी में 100% डोमिसाइल नीति लागू है उत्तर प्रदेश में। ये वर्गीकरण है, नौकरी का वर्गीकरण। अब अरे बोलने न दीजिए, संघीय तरह का जो सर्विस है उसमें नहीं है। एक बात मैं संतोष जी कहना चाह रहा हूँ, बार बार यह कह रहा है 57 लाख बाहर है। शर्म आनी चाहिए भाजपा और जनता दल के नेताओं को। अब ये लोग तो वही समझ रहे हैं जो मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष में नौकरी दूंगा, वही कह रहे हैं।
आज जो है तो लाखों लाख पद खाली है। नहीं, आपने लेकिन एक बिहार को बीमारू राज्य बनाने का काम किया। अरे खाली झूठे बोल रहे हैं। पीयूष जी प्लीज अपने समय पर, समय कम है, सभी प्रवक्ताओं के पास और स्पेशल गेस्ट के पास दोबारा से भी जाना है मुझे। चितरंजन जी अपनी बात को बिना विवाद में फंसे अपनी बात को जल्दी से रखिएगा। जब मैं बोल रहा था तो सरकार की नाकामी है। तो चितरंजन जी भी तो बोल रहे हैं। पीयूष जी ये कोई बदला लेने का मंच थोड़ी है। नहीं संतोष जी, यह सरकार की नाकामी है। 20 वर्ष से आप यहाँ पर राज संभाल रहे हैं, एक इंडस्ट्री नहीं लाए। जो इंडस्ट्री ऑलरेडी था वो अभी बंद हो गया। तो सर तो इसलिए ये इंडस्ट्री आप जो 100% डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कर रहे हैं, इसके बाद तो और भी मुश्किल हो जाएंगी। नहीं, तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार में इतने इंडस्ट्रीज आएंगे कि बिहार के बच्चों को नौकरी के लिए अभी आप ट्विस्ट कर रहे हैं। अभिषेक जी जवाब दीजिएगा। मैं दूसरे राज्यों के नौजवानों को बिहार में नौकरी दूंगा, इतनी जो है वो भी भागने लग जाए। मैं उस ढंग से यहाँ पर नए उद्योग। ठीक है चितरंजन जी जवाब ले लेते हैं। अभिषेक जी जवाब दीजिएगा। अभिषेक जी बड़ा हास्यास्पद लगता है। चितरंजन जी चूंकि एक प्रबुद्ध प्रवक्ता है अपनी पार्टी के और सच्चाई से तो वो भी अवगत है, लेकिन व्यवहारिक मजबूरी के हिसाब से इस तरह की बातें कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर इमेजिनेशन की बात की जाए कि तेजस्वी यादव जी को मौका मिल जाए तो अपने पिता के शासन से वो और आगे ही जाएंगे। मालूम चला कि जो व्यवसायी यहाँ हैं, जो इंडस्ट्रीज यहाँ लग रही हैं, उनको ही भागना पड़ जाएगा। और मैंने एकदम सही सवाल उठाया। कांग्रेस के प्रवक्ता शायद इसके मर्म को नहीं समझ पाए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दर्द को नहीं समझ पाए, आरजेडी के कार्यकर्ताओं के दर्द को नहीं समझ पाए कि मेहनत करे बिहार के कार्यकर्ता और राज्यसभा जाएंगे हरियाणा के लोग, कैसे वो बिहार के विषय में सोचते। जब आप डोमिसाइल की बात कर देते हैं तो आप बिहार के मर्म से जुड़ने की बात करते हैं और इसको अगर आप हल्का समझते हैं तो आप हल्का समझिए। आजमी जी आ रहा हूं आपके पास। आजमी जी आपके पास आ रहा हूं। पार्टी को इसीलिए बिहार के लोग हल्के में लेते हैं, पूरा बिहार हल्के में लेता है। आजमी जी प्लीज आपके ही पास आ रहा हूँ। स्थिति गठबंधन आजमी जी आपके ही पास आ रहा हूँ। इसके बाद वजह से है। और एक मिनट संतोष जी एक बात को समझिएगा। अरे कहीं धैर्य रखे, हम कुछ बोलते हैं और उसके बाद ये बेचैन हो जाते हैं। अरे थोड़ा तो धैर्य रखिए। अब सुनिए, हम सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। आपने एक सम्मानित हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट से उनको बुलाया, उन्होंने सारे टेक्निकल पहलुओं को बताया संतोष जी। और जब वो सारी बातें स्पष्ट कर चुके हैं कि व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं हो सकता है, तो अव्यवहारिक वादा करके तेजस्वी यादव जी जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इसका राजनीतिक लाभ उनको मिल सके। मेरे हिसाब से ये राजनीतिक पाप है और इस पाप से यूं तो तेजस्वी जी को बचना चाहिए, राजद को बचना चाहिए, लेकिन राजनीतिक पाप से ये लोग बचते नहीं हैं। इनके लिए सत्ता में पहुंचने का प्रयास हमेशा जारी रहता है और उस रास्ते किसी की राजनीतिक हत्या भी करनी पड़े तो ये लोग तैयार हैं। हम एकदम कंडेम करते हैं इस राजनीतिक पाप के लिए। तेजस्वी यादव जी की भत्सना होनी चाहिए। ठीक है आजमी साहब, आपके जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो अक्सर संविधान की किताब को साथ लेकर घूमते हैं और वो ऐसे दिखाते भी हैं। उसी का अनुच्छेद 16(2) वो ये कहता है कि सार्वजनिक रोजगार में समानता का वो अधिकार देता है। धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कहता है वो। और आप कह रहे हैं कि 100% डोमिसाइल लागू कर देंगे हम। संतोष जी पहले दो बातें हैं। सबसे पहले बात है कि मैंने उस वक्त भी कहा था, फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि सबसे सेंसिटिव इशू है और उसको कहीं राजनीतिक बात के लिए जोड़ तोड़ नहीं करना चाहिए। राज्यसभा में कौन गया नहीं गया ये इशू हो सकता है, ये बहस का इशू हो सकता है, सेंटिमेंटल इशू हो सकता है, अब उसको अलग रखना चाहिए। अरे ये बात कितनी बार बोलिएगा भाई, सवाल पूछ रहे उसका जवाब दीजिए ना। बोल के चला गया कि राज्य प्रवक्ता समझ नहीं पाए, जबकि वो खुद नहीं समझ पाए। कांग्रेस के बारे में बोला कि कांग्रेस आज सत्ताधारी दल है, जेडीयू जितनी आजमी साहब जब आप ये कह रहे हैं कि ये संवैधानिक तौर पर ठीक नहीं है 100% डोमिसाइल, तो आप क्या तेजस्वी यादव को जाकर समझा नहीं सकते? 40 सीट पर सत्याराज चला रही है, उसके बाद उससे कितनी हल्की हो चुकी है इसका अंदाजा उनको नहीं है। जब वो अपनी हल्की पार्टी के प्रवक्ता दूसरे राष्ट्रीय पार्टी के बारे में कुछ बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ये व्यवहारिक नहीं है।
और जहां तक आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान में जितनी बातें हैं, जो 14 आर्टिकल 14 है या 14 की बातें हुई या 16 की बातें हुई, 16(2) ये और 19 तीनों, हाँ, और तीनों की बात हुई है, ये एकदम संविधान के हटके कोई बातें ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे लगे कि संविधान में कहीं पर भी कोई छेड़छाड़ या बदलाव किया जा रहा। यहाँ पर जो बातें आप आ रही है कि 100% किया गया नहीं किया गया, ये ठीक है, उन्होंने अपनी बातें कही है। मैंने अभी अपनी बात आपको चैनल के माध्यम से कहा कि मैं ये तो बहुत ही गंभीर मामला मानता हूं। देखिए आजमी साहब, राजनीति से हटके जब आप मैदान में उतरेंगे और आरजेडी के साथ जब गठबंधन में होने का आप दावा भी करते हैं, जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता सवाल पूछेगी ना कि कैसे आप 100% डोमिसाइल लागू कर देंगे, और अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो वो समझेंगे ना कि आप उनको गुमराह कर रहे हैं। न हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से संतोष जी, जिस तरह से अभी बातें आई हैं उसमें हम लोगों को इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और सब लोगों से पार्टी से वो तो गंभीरता से ही, इसीलिए उन्होंने उदाहरण दिया था राज्यसभा वाला। उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि राज्यसभा से नहीं भेजना चाहिए, उन्होंने कहा था कि जो आप कह रहे हैं वो पहले अपने यहाँ लागू कर लेते। राज्यसभा एक आदमी का मामला है, यहाँ हजारों हजार बच्चों के भविष्य का मामला है। पीयूष जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। और अभी कुछ दिन पहले इनका झारखंड में राज्यसभा भेजे हैं ये, तो ये जब खुद भेजे तो सर वो मना नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं वो तेजस्वी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ वो राज्यसभा भेजते हैं और दूसरी तरफ 100% डोमिसाइल की बात करते हैं। ठीक है पीयूष जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। अपने आईना देख लेते, तेजस्वी जी को राजा दिखाते आईना। संतोष जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को असल में डोमिसाइल नीति लागू करना नहीं, बिहार के युवाओं को भड़काना है, बिहार के युवाओं को गर्त में धकेलना इनका उद्देश्य है। आज पूरे बिहार के लाखों हजारों छात्र छात्राएं प्रतिभावान हैं जो बिहार के बाहर अन्य राज्यों में जाकर के सरकारी नौकरियां करने का काम करते हैं, उन सरकारी नौकरियों से वंचित करना तेजस्वी प्रसाद यादव जी का उद्देश्य है। और वे चाह रहे हैं कि अपना चुनावी मुद्दा बना करके बिहार के युवाओं को भड़काया जा सके, ताकि बिहार के बाहर जो लोग बिहार के प्रतिभावान छात्र छात्राएं जाकर के और नौकरियां करने का काम करते हैं, रोजगार करने का काम करते हैं, उसे वंचित करने का काम किया जाए। बिहार में यदि 100% डोमिसाइल नीति लागू होगी तो अन्य राज्यों में इसका क्या असर पड़ेगा? क्या अन्य राज्य बिहार की देख अन्य राज्य भी इसे लागू करने का काम करेंगे कि लागू करने का काम करेंगे? बिहार के युवाओं पर छात्र छात्राओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए मैंने पहले कहा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव दोहरी राजनीति करने का काम करते हैं। ठीक है, कि कथनी और करने में बहुत अंतर है। जब गंभीर विषय आता है उसे चुनाव के समय मुद्दा बना देने का काम करते हैं और केवल यह इनका चुनावी मुद्दा रहता है। इनके द्वारा किया कुछ नहीं जाता है, केवल भाजपा के मुद्दा और बिहार के छात्र और छात्राओं के भविष्य को ये अंधकार में डालने का काम करना चाह रहे हैं। राकेश जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन चित्रंजन जी लगातार आप छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह की डोमिसाइल लागू नहीं है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ हो सकते हैं, लेकिन वहां पर भी ग्रुप सी और डी के पदों पर डोमिसाइल नीति लागू है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश नहीं है, वो भी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। ठीक है, अब राकेश जी उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। राकेश जी मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, 75 लाख जो बिहार के लोग दूसरे स्टेटों में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसका इस ऐलान के बाद उन पर क्या असर पड़ सकता है? बिल्कुल असर पड़ेगा उन पर एकदम सीधा असर पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हम भी बाहर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वहां करते हैं, तो ऐसे ही हमें पूछा जाता है कि भाई कि आप सब यहाँ आ जाते हैं, भीड़ लगाते हैं हर जगह, और उनको असर पड़ेगा क्योंकि हर राज्य जो है, अब एक ऐसा नहीं है कि आप ही सोच रहे हैं अपने राज्य के बारे में, हर व्यक्ति हर राज्य अपने लोगों के बारे में सोचेगा। तो अब उन पर आपने कभी सोचा है? और वो जो बाहर रह रहे हैं वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं गए, मजबूरी में बाहर गए हैं, क्योंकि वो कंपेल हो गए, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं था। हम सब जानते हैं कि यहाँ क्या हालात है। अभी थोड़े दिनों के बाद थोड़ा कुछ भर्तियां आई है तो हमें लग रहा है कि बहुत रोजगार हो गया और हम 100% उस पर आरक्षण करने लग गए। तो ये आपका जो सवाल है, और एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा संतोष जी कि जो ये राजनेता है, बड़े बड़े अपने को राजनेता कहते हैं, इनकी जो जिम्मेदारी है केवल अपने लोगों के प्रति नहीं, संविधान के प्रति भी है, और हम सब की पहली जिम्मेदारी संविधान के प्रति है। और ये जो आप कह रहे हैं अनाप शनाप ऐसे कह दे रहे हैं कि 100% ले आएंगे, ये आप फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेंगे।
और ये कुछ नहीं होना है, ये केवल दिखावा है और चुनाव के समय की बात है, और कल को ये चैलेंज हो जाएगा, सब कुछ इसके हो जाएगा। जो बेरोजगार वोट की राजनीति है, सीधे शब्दों में कहें तो वोट चाहिए, इसीलिए इस तरह का एक बात को रखी गई है। अब मेरे पास समय की कमी है, सभी प्रवक्ताओं के पास 1-1 मिनट का समय है। चित्ररंजन जी 1 मिनट में अपनी बात को रखिएगा। नहीं संतोष जी, मैंने उदाहरण दिया और मैंने कहा, आपने कहा सी और डी, मैंने कहा और तेजस्वी जी ने भी कहा है कि डोमिसाइल लागू करने के लिए जो भी वैधानिक कदम उठाने पड़ेंगे वह उठाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, बार बार जो आप लोग 57 लाख और 75 लाख की बात करते हैं, तो सब सरकार को आनी चाहिए। 50,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पर तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम थे दस्तखत हुआ, आज तक जो है सो वह निवेश आया। तो इनकी मंशा 20 साल से जो है सो बिहार को कंगाल बना के रख दिया ये लोग, और जो है सो 20 साल पहले की बात ये लोग कर रहा है, तो ये लोग तो बेचैनी होगी। और सवाल यह है कि देखिए दोहरा चरित्र, जब महागठबंधन की सरकार थी तो जो सो आपके टीवी चैनल पर चला था, तो आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी टकमंगला पर बैठ के और डोमिसाइल लागू करो का नारा लगा रहे थे। यह दोहरा चरित्र तो सर उन्होंने लागू की, आपकी गठबंधन सरकार ने हटा दी थी। अभिषेक जी जल्दी से, समय कम है। नहीं कहाँ लागू किया वो झूठा पार्टी है, झूठ बोलता है। सर 2020 में लागू नहीं हुई थी। आपको तो धन्यवाद 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, और 2023 में नहीं हटी थी। आपका टाइम हो चुका है, अब उन्होंने अपनी बात कह ली। अभिषेक जी जल्दी से अपनी बात, एक लाइन अभिषेक जी के जवाब देते हैं। आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सेंसिटिव मुद्दे पर डिबेट ऑर्गेनाइज किया, और आपके डिबेट के माध्यम से और जो एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं जिनको कानूनी जानकारी है, उनके माध्यम से जनता तक सच्चाई पहुंच पाई कि इसमें क्या टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आरजेडी के लोग एक्सपोज हुए कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए। अरे ये भरम में है अभिषेक जी, भरम में है। चित्रंजन जी प्लीज समय नहीं है, कोई मेहमान छूट जाएगा उनका लास्ट वक्तव्य लेने से। भरम पैदा कर रहे हैं, भरमा रहे हैं, भरम फैला रहे हैं, भरम फैला रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। पीयूष जी। अर्चित रंजन जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी कलम से कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया? बिहार की जनता ने 2005 में जब आपके राष्ट्रीय जनता दल के अराजकता, कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग आकर के एनडीए के नेता, बिहार के लोकप्रिय नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो अभी तक लगभग 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी एनडीए सरकार ने करने का काम किया है। 20 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। तो हम तो डोमिसाइल नीति लागू या नहीं लागू तो सरकार का विषय है, इसमें कई टेक्निकल इश्यू है। संतोष जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं, अभी लाइब्रेरियन की बहाली राज्य सरकार द्वारा निकाली गई, विज्ञापन निकाला गया, उसमें डोमिसाइल नीति लागू है। आपके पास कई ऐसी नियुक्तियां हैं जो राज्य सरकार बहुत जल्दी से अपनी बात को खत्म किया जा रहा है, जिसमें डोमिसाइल नीति को लागू करके उस बहाली को, उस डोमिसाइल नीति को लागू करके राज्य सरकार द्वारा बहाली करने का काम किया जा रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष केवल और केवल बिहार के युवाओं को, ठीक है आदमी जी अपनी बात को रखिएगा, बिहार 1 मिनट आपके पास। संतोष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, 100% डोमिसाइल लाने की बात कर रहे हैं, उस पर इतना भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जब ऑलरेडी आसाम के चीफ मिनिस्टर, मौजूदा चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं 100% डोमिसाइल लाऊंगा। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने जब ये घोषणा की कि 100% डोमिसाइल मैं करूंगा, तो उस वक्त इन लोगों ने गला फाड़ के इस तरह की बातें का विरोध क्यों नहीं किया? अभी तक उनको वहां स्वागत करते हैं और यहाँ विरोध करते हैं। ये दोहरी नीति इनकी आदत कब तक चलेगी, ये मैं समझना चाहता हूँ। जहाँ जिनको जब सूट करता है वहाँ ये अच्छा लगता है, जहाँ सूट नहीं करता है तो खराब लगता है। दिक्कत यही है। कर्नाटक में 4% आरक्षण देने का काम किया, वह बात आप भूल गए। हम पूछते हैं कि क्या आप कर्नाटक की बातों को आप भूल गए? आसाम के चीफ कर्नाटक की बातों को भी। राकेश जी अब अपनी बात को रखिएगा। चैनल के माध्यम से बोलिए कि झूठा है, प्लीज। आशमी जी आपका समय खत्म हो चुका है, आपने अपने समय पर अपनी बात को रख लिया। अब किसी और के समय में इंटरप्ट करना अच्छी बात नहीं होती है। जी राकेश जी, उसके बाद आ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ा जाए।
उसी बात को कहूंगा कि ये जो भावनात्मक मुद्दा है, अब हम सबको पता है कि बिहार में बेरोजगारी की स्थिति कितनी बदतर है। अब हम क्या कर, ये राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं, मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, ठीक है, अब इनका क्या काम है, इन्होंने एक मुद्दा देखा कि दुर्दशा, पहले तो दुर्दशा कीजिए, उसके बाद उन्हीं के भावनाओं से खेलिए, उनको ऐसी बातें बताइए कि जो कि संभव ही नहीं है, ठीक है। और आप ये कह रहे हैं, युवाओं के मन में ये डाल रहे हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है, और आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे ज्यादातर युवा बाहर है, ज्यादातर युवा दूसरे कहीं भी चले जाते हैं। हमने तो देखा हुआ है कि कहीं वैकेंसी निकले, बेचारे भरते हैं फॉर्म और वहां एग्जाम देने चले जाते हैं, और वहां उनके साथ जो, अब अगर ये स्थिति बढ़ेगी, आज इतना सोशल मीडिया का दौर है, सूचना की क्रांति है, हर जगह जाएगा कि भाई बिहार में अब ये डोमिसाइल आ रहा है, तो वो अब हमारे जो लोग बाहर जाएंगे एग्जाम देने, उनके साथ पहले से भी दुर्व्यवहार होता रहा है। मैं तो इस बात पे बहुत ही चिंतित हूँ कि अब उनके साथ क्या होगा और उनके लिए क्या कर रहे हैं आप। कोई ये नहीं कहता कि मुंबई में क्या हो रहा है उनके साथ, दिल्ली में क्या हो रहा है, अभी बंगाल में कुछ घटनाएं हुई थी, वो क्या हो रहा है, और आप इस तरह की ऐसी चीजें ला रहे हैं जो कि संभव नहीं है। ठीक है चित्ररंजन जी, 30 सेकंड में अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, 30 सेकंड है बस। संतोष जी, अभिषेक जी बार बार उठाते हैं, नहीं जो राकेश जी ने पूछा उसका तो जवाब दे दो, 30 सेकंड है बस। नहीं, आप भी इस सवाल को उठाए जी। मैं कहूंगा अभिषेक जी को, और आपको भी कहूंगा कि पार्लियामेंट का डिबेट देख लीजिए कि जो संजय यादव ने जितना बिहार के सवाल को पार्लियामेंट में उठाने का काम किया, संजय झा जी एक बार भी बोले बिहार के सर आप जाते, आप नहीं उठाते क्या? मेरी चिंता तो आपके लिए। चित्ररंजन जी आप जाते, आप नहीं उठाते क्या? या आजमी साहब को भेज देते, आजमी साहब नहीं उठाते क्या? इनको चिंता इस बात से बिहार के नाम पर बिहार के साथ गद्दारी करने का काम किया, बिहार के साथ गद्दारी करने। चित्ररंजन जी आप ये बात समझ में नहीं आई, राज्यसभा के नाम पर आपको उनके साथ हमदर्दी थी, और बाहर के जो बेरोजगार हैं वो अगर बिहार में रोजगार पाने के लिए आ रहे हैं तो उनके साथ आपको हमदर्दी नहीं। खैर समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी राज्य अगर डोमिसाइल लागू कर दें तो बिहारियों जो 75 लाख है जिनकी आबादी, जो अन्य प्रदेशों में नौकरियां कर रहे हैं, उनका क्या होगा, ये सोचनीय विषय है।